जब हम कंपनीज एक्ट पढ़ना शुरू करते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ दो इमेज होती है, वो होती है एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी और एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। पर दोस्तों लास्ट वीडियो में आपने देखा कि एक ओपीसी भी 1% कंपनी भी होती है, और डेफिनेटली आपके मन में भी आया होगा यार हम भी इसको ट्राई करेंगे, कभी अगर बिजनेस करते तो सोल प्रोप्राइटर की जगह हम ओपीसी ट्राई करेंगे। जो लोग ओपीसी ट्राई नहीं करना चाहते वो प्राइवेट लिमिटेड के कंसेप्ट पर बिल्कुल अपने आप को शिफ्ट करते हैं, और कंपनीज एक्ट ने एक और नया कंसेप्ट दिया, वो है स्मॉल कंपनी। दोस्तों मैं चेतन मंत्री आपका स्वागत करता हूं एक और नए नवेले वीडियो में, और बहुत ही मजेदार तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, वो है हमारा स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी का सेक्शन है सेक्शन 285। नाम ही क्या है सर? नाम ही स्मॉल है। किसको स्मॉल माना जाएगा? पहली बात, एक पब्लिक कंपनी को स्मॉल हम कभी भी नहीं मानेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो स्मॉल कंपनी कौन सी होगी? कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी को छोड़ दो, मींस अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी। सर दो क्राइटेरिया है किसी को छोटा बोलने की। वैसे तो किसी को छोटा बड़ा नहीं बोलना चाहिए, पर इस कंपनी को हम छोटा बड़ा बिल्कुल बोलेंगे। स्मॉल कंपनी किसको माना जाएगा? जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख को एक्सीड ना करे, विच डज नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीज। ये बात ध्यान रखिएगा। या ज्यादा से ज्यादा अगर गवर्नमेंट इस लिमिट को धीरे धीरे बढ़ाती भी है, तो आज तो 50 लाख है, बढ़ाते बढ़ाते इसको 5 करोड़ से ज्यादा ना हो, ऐसा भी बोल सकती है। मतलब स्मॉल कंपनी के लिए दो क्राइटेरिया हो गए, 50 लाख जिसकी कैपिटल एक्सीड ना हो, गवर्नमेंट चाहे तो सच हायर अमाउंट प्रिस्क्राइब कर सकती है। आज 50 है, कल को हो सकता है 1 आध साल बाद 2 साल बाद कभी इसको बढ़ाकर, कभी चाहे तो बढ़ाकर 1 करोड़ भी कर दे, 2 करोड़ भी कर दे। मैक्सिमम कितना होगा सर? स्मॉल कंपनी की कैटेगरी होगी 50 लाख मिनिमम। मैक्सिमम कितना होगा सर? मैक्सिमम 5 करोड़। तो स्मॉल कंपनी किसको माना जाए? सेक्शन 285 के हिसाब से एक कंपनी जो कि पब्लिक कंपनी नहीं है, पर जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीज। दूसरा क्राइटेरिया सर, टर्नओवर जिसका लास्ट P&L के हिसाब से, टर्नओवर की बात हुई, दूसरा क्राइटेरिया टर्नओवर है एज पर इज लास्ट P&L किससे एक्सीड ना हो, डज नॉट एक्सीड 2 करोड़ रुपीज। ओके, या सच हायर अमाउंट, अगर गवर्नमेंट इस अमाउंट को बढ़ाती है तो आज 2 करोड़ है कि भाई 2 करोड़ से ऊपर आप स्मॉल कंपनी नहीं होगे। हो सकता है कल गवर्नमेंट बोले भाई ये लिमिट बढ़ा के हम 5 कर रहे हैं, 5 करोड़ तक भी आप स्मॉल कंपनी हो सकते हो, ऐसा अगर गवर्नमेंट बोलती है तो इन्होंने लिमिट सेट की नॉट एक्सीड 2 करोड़, और जा सकती है अप टू 20 करोड़, विच डज नॉट एक्सीड या नॉट बी मोर देन 20 करोड़। तो स्मॉल कंपनी की रेंज क्या हो गई? पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से 5 करोड़ रुपए, और टर्नओवर जो आज तो 2 करोड़ है, इसको बढ़ाते बढ़ाते 20 करोड़ तक भी लाए अगर गवर्नमेंट, तो भी उसको स्मॉल कंपनी कैटेगरी में रखा जा सकता है। ये है सेक्शन 285। कौन कौन स्मॉल कंपनी में नहीं आएगा? दिस सेक्शन डज नॉट अप्लाई टू पहला होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी, दूसरा कंपनी जो कि सेक्शन 8 कंपनी है, रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 है, चैरिटेबल कंपनी, तीसरा कोई भी ऐसी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट जिसके ऊपर कोई स्पेशल एक्ट लगता हो। ये था छोटा सा पार्ट स्मॉल कंपनी का, सेक्शन 25, दो क्राइटेरिया, पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर। नेक्स्ट, कौन होगी सर हमारी सबसे इनलार्ज्ड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंपनी में भी, जो कि है पब्लिक कंपनी। सेक्शन 271 बोलता है कौन सी कंपनी पब्लिक कंपनी होगी? सर बहुत सिंपल है, प्राइवेट में 3 रेस्ट्रिक्शन थी, अगर वो 3 रेस्ट्रिक्शंस हटा दी जाए तो इसका मतलब सर वो कंपनी पब्लिक हो जाएगी। वेरी गुड। या एक भी रेस्ट्रिक्शन टूटती है तो वो कंपनी अपने आप को किस तरफ ले जा रही है? पब्लिक कंपनी की तरफ। तो पहली डेफिनेशन क्या पार्ट बोलता है? नहीं, वापस बोल रहा हूं आखिरी लाइन। तो पहला पार्ट क्या बोलता है? पहला, अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और जिसके पास एक मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल जो भी प्रिस्क्राइब की जाए, एंड हैज अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो भैया बहुत सिंपल डेफिनेशन हो गई है। तो जो प्राइवेट है उस पर 3 रेस्ट्रिक्शंस हमने पढ़ी, जो प्राइवेट नहीं है वो अपने आप ही पब्लिक की कैटेगरी में आ जाएगी। और खास बात ध्यान से सुनना, एक्स लिमिटेड, ध्यान से सुनिएगा एक कंसेप्ट, एक कंपनी है पब्लिक लिमिटेड जो कि है टीसीएस लिमिटेड। टीसीएस लिमिटेड की एक सब्सिडरी है जिसका नाम है अफलातून प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, पब्लिक कंपनी की एक सब्सिडरी जो कि प्राइवेट है, तो सर इसको भी क्या माना जाएगा? ध्यान से सुनना, एक कंपनी जो कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, उसकी कोई भी सब्सिडरी जो इवन प्राइवेट लिमिटेड भी होगी, तो भी उसको वापस क्या मान लिया जाएगा? पब्लिक कंपनी ही माना जाएगा। देखिए ये प्रोविजन क्या बोलता है, प्रोवाइडेड दैट अ कंपनी विच इज अ सब्सिडरी, क्या बोला गया? विच इज अ सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी। ये जो सब्सिडरी कंपनी है कैसी है? नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी है ना, कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी। कंपनी कैसी है? ये वाली है अपनी टीसीएस। टीसीएस की कोई सब्सिडरी है जो कि पब्लिक ही मानी जाएगी, शाल बी डीम्ड टू बी पब्लिक। ऐसी सब्सिडरी को
पब्लिक ही माना जाएगा, वेयर या इवन वेयर, भले ही वह इज अ प्राइवेट कंपनी इन इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, भले ही वो हो तो प्राइवेट, आर्टिकल देखोगे तो आपको दिखेगा कि वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पर वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी की सब्सिडरी है। तो क्या माना गया, प्रोवाइडेड अ कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ ए कंपनी नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी, नॉट बीइंग अ प्राइवेट मतलब यहां से यहां तक बोला गया पब्लिक। एक कंपनी अफलातून प्राइवेट लिमिटेड जो कि सब्सिडरी है टीसीएस की, ओके सर, उसको पब्लिक कंपनी ही माना जाएगा, इवन दो उसके आर्टिकल्स में वो क्या है, इवन दो सच सब्सिडरी कंटिन्यूज टू बी अ प्राइवेट कंपनी इन इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ध्यान रखिएगा ये छोटा सा कंसेप्ट। पब्लिक कंपनी के क्या क्या फीचर्स है सर, पहला इट इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, आर्टिकल में कोई भी रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज नहीं होने चाहिए जो प्राइवेट में होते हैं, दूसरा शेयर आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, तीसरा नो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल रिक्वायरमेंट, चौथा मिनिमम मेंबर्स 7 होने चाहिए, 7 से शुरू होती है, मैक्सिमम अनलिमिटेड सर, नो लिमिट। सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी इज ऑल्सो अ पब्लिक कंपनी, भले ही वो प्राइवेट हो, माना तो पब्लिक ही जाएगा। और अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3(1)(a) एक खास बात और कि ये कंपनी बनाई जाएगी कम से कम 7 या उससे ज्यादा सब्सक्राइबर्स के द्वारा, लॉफुल पर्पस होना चाहिए तो ये कंपनी फॉर्म की जा सकती है। तो सेक्शन ध्यान रखिएगा, ये सेक्शन था आपका 271। नेक्स्ट इसके बाद एक कंसेप्ट और हमारे पास है, वो है ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। अभी तक क्या पढ़ रहे थे, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी कंपनी को कितने हिस्सों में बांटोगे, तो आपने पढ़ा लिमिटेड बाय शेयर, गारंटी और अनलिमिटेड। अब पढ़ रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, कंट्रोलिंग एंगल से कितने हिस्सों में हम कंपनी को, किन किन नामों से हम कंपनी को बुलाएंगे। सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल कंपनी को 2 हिस्सों में बांटा जाता है, वो है होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी। हमारे इसी एग्जाम्पल में मैंने होल्डिंग को क्या, अपने इसी एग्जाम्पल में जो भी हम देख रहे थे डेफिनेशन के लिए, देखो ध्यान से, मैंने टीसीएस को कौन सी कंपनी बोला था सर, टीसीएस को होल्डिंग बोला था। अफलातून को कौन सी कंपनी बोला था सर, सब्सिडरी। सर ये क्या है, टीसीएस जो है अपने आप को होल्ड करने वाली कंपनी क्यों बता रही है, अफलातून की। अच्छा होल्डिंग कंपनी किसकी होगी सर, 2 लोगों के बीच का रिलेशनशिप समझ रहे हो आप, 2 कंपनीज के बीच का ये रिश्ता क्या कहलाता है ये समझ रहे हो आप, कि अगर टीसीएस को हमने होल्डिंग बोला, मतलब टीसीएस होल्डिंग अपने आप को तभी बोलेगी जब कोई दूसरी कंपनी को वो होल्ड करे, तो डेफिनेशन हमेशा 2 कंपनी के बीच में समझी जाएगी। अगर आप बोलो कि सर यहाँ तो एक ही कंपनी है, नहीं नहीं नहीं, फिर होल्डिंग सब्सिडरी नहीं हो सकता। होल्डिंग सब्सिडरी के लिए कम से कम 2 कंपनी का होना जरूरी है, ताकि जब आप बोलो कि टीसीएस होल्डिंग है तो कैसे माना जाए, एक कंपनी होल्डिंग मानी जाती है यदि उसकी कोई सब्सिडरी है, बहुत सिंपल डेफिनेशन तो यही है। तो टीसीएस होल्डिंग कब मानी जाएगी, जब टीसीएस की कोई सब्सिडरी है। तो सर दूसरा क्वेश्चन, सर अफलातून सब्सिडरी कब मानी जाएगी, तो इसका मतलब सब्सिडरी कंपनी कौन होती है ये समझ लो, होल्डिंग अपने आप समझ में आ जाएगा। चलिए सेक्शन 246 होल्डिंग कंपनी की एक बहुत, सेक्शन 246 होल्डिंग कंपनी के लिए बहुत छोटी सी बात बोलता है, अ कंपनी इज अ होल्डिंग कंपनी, एक कंपनी होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी, ये ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, इन रिलेशन टू वन और मोर अदर कंपनी, दूसरी कंपनी के रिलेशन में उसको होल्डिंग माना जाएगा। मींस अ कंपनी ऑफ विच सच कंपनीज आर सब्सिडरी, एक ऐसी कंपनी को होल्डिंग मानेंगे जिसके लिए दूसरी कंपनीज अपने आप को किस में क्लासिफाई करती हो, सब्सिडरी में। तो मैंने बोला था ना, होल्डिंग की सबसे इंपॉर्टेंट और इजी डेफिनेशन क्या है, एक कंपनी होल्डिंग कंपनी है यदि उसकी कोई सब्सिडरी है, सिंपल। मींस अ कंपनी ऑफ विच सच कंपनीज आर सब्सिडरी कंपनीज। तो सर अपने को फोकस करना है सेक्शन 287 पे कि सब्सिडरी कंपनी कब माना जाएगा। अफलातून टीसीएस की सब्सिडरी है, ये आप कैसे समझोगे, कैसे समझेंगे कि एक कंपनी दूसरे की सब्सिडरी है, मतलब दूसरी होल्डिंग कंपनी। सब्सिडरी कंपनी अकेले एग्जिस्ट तो नहीं कर सकती, उसका रिलेशन किससे जुड़ेगा, होल्डिंग कंपनी से। तो डेफिनेशन कैसी होगी, सब्सिडरी कंपनी इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी, सब्सिडरी कंपनी इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी दैट इज होल्डिंग कंपनी। कौन सी कंपनी सब्सिडरी है, तो हम बोल रहे होल्डिंग और सब्सिडरी का रिश्ता होगा तो हम सब्सिडरी समझा पाएंगे। सब्सिडरी कंपनी जो बोलती है कि मेरी कोई होल्डिंग कंपनी है तो मैं सब्सिडरी हूं, तो क्या होगा सर, एक ऐसी कंपनी सब्सिडरी मानी जाएगी जिसकी होल्डिंग कंपनी, जिसकी होल्डिंग कंपनी क्या करती है, सब्सिडरी कंपनी इन रिलेशन टू होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कब मानी जाएगी, ऐसी कंपनी इन विच एक होल्डिंग कंपनी 2 काम करे, पहला कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ बीओडी, जब वो 2 काम करे, पहला कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ बीओडी, एक सब्सिडरी कंपनी है, होल्डिंग कंपनी यहां पर कंट्रोल कर रही है कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, किसके, सब्सिडरी के, और दूसरा एक्साइज और कंट्रोल मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल। टीसीएस ने या तो अफलातून का कंपोजिशन ऑफ बीओडी पकड़ रखा है, होल्ड कर रखा है, या फिर टीसीएस ने मोर देन टोटल शेयर कैपिटल का मोर देन 51% अकेले ऑन इट्स ऑन
या टुगेदर विथ वन और मोर सब्सिडरी होल्ड कर रखा है उसमें। बहुत सिंपल सा बात हो गया। ये हो गया कंपोजिशन ऑफ बीओडी। बीओडी इनकी परमिशन के बिना फॉर्म नहीं होगा। दूसरा हो गया मोर देन 50% मतलब 51% ऑफ टोटल शेयर कैपिटल टीसीएस ने अकेले या थ्रू वन और मोर सब्सिडरीज होल्ड कर रखा। सर वन और मोर का एग्जांपल दे दो। बिल्कुल, देखो टीसीएस का ये केस जो है ये डायरेक्ट होल्डिंग का है कि टीसीएस ने यहाँ पर 51% कंट्रोल रख रखा है। दूसरा, टीसीएस का एक सब्सिडरी है अफलातून प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पर टीसीएस के पास 51% होल्डिंग है। ध्यान से सुनना, ये पहले डायरेक्ट केस हो गया, वापस से देख रहे हैं। दूसरा, टीसीएस ने यहाँ कंट्रोल कर रखा है अफलातून प्राइवेट लिमिटेड में 51%। ध्यान से सुनिएगा। और अफलातून प्राइवेट लिमिटेड ने होल्ड कर रखा है एचसीएल में, ये भी एक कंपनी है, इसका कंट्रोल कितना है 51% का है। अब ध्यान से सुनना, टीसीएस का यहाँ पर कंट्रोल जो है सिर्फ 10% है। इसके बावजूद इन दोनों के बीच में क्या इसके बावजूद इन दोनों के बीच में भी होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशन होगा। कैसे सर? देखो इन दोनों में तो था ही, हाँ टीसीएस के पास सिर्फ 10% है, पर उसकी जो सब्सिडरी है उसको भी मिला लो तो टोटल हो जाता है 61%। तो क्या बोला गया है? तो डायरेक्टली ऑन करे या थ्रू वन और मोर सब्सिडरी ऑन करे, वो कंपनीज भी सब्सिडरी में आ जाएगी। अब सर अगला क्वेश्चन है, हम कैसे मानेंगे? और होल्डिंग सब्सिडरी के सेक्शन के लिए खास बात और है, एक कंपनी सब्सिडरी मान ली जाएगी किसी होल्डिंग कंपनी की इवन इफ ये जो फैक्टर्स हैं सपोज इसमें टीसीएस का कोई रोल ही नहीं है, टीसीएस के पास कोई कंट्रोल कुछ नहीं है, टीसीएस और एचसीएल के बीच में कोई शेयर कैपिटल का रिलेशन नहीं है, टीसीएस का कोई कंट्रोल नहीं है बीओडी पे, पर टीसीएस की जो सब्सिडरी है वो कौन है साहब? एपीएल। और एपीएल की सब्सिडरी कौन है साहब? एचसीएल। तो टीसीएस और इसके बीच में भी नाता हो जाएगा होल्डिंग और सब्सिडरी का। मतलब टीसीएस एचसीएल की होल्डिंग हो जाएगी यदि उसकी किसी सब्सिडरी ने भी पॉइंट नंबर 1 और 2 वाला फैक्टर अप्लाई कर रखा हो तो देखिए ये डेफिनेशन में ही लिखा था, company shall be deemed to be a subsidiary of the holding even if the control in 1 and 2 is of another subsidiary company of holding company। holding company है अपनी TCS की एक अनादर सब्सिडरी है APL और APL का सब्सिडरी है HCL, तो भी HCL और TCS को हम यहाँ पर होल्डिंग सब्सिडरी की कैटेगरी में ले लेंगे। और दूसरा, कब माना जाएगा कि एक कंपनी दूसरे के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंपोजिशन, उसका फॉर्मेशन कंट्रोल करती है? कंपोजिशन कंट्रोल किया जा रहा है ऐसा माना जाएगा यदि टीसीएस की परमिशन के बिना ना तो किसी को अपॉइंट कर सकते हैं ना रिमूव, और टीसीएस कंट्रोल करती है कि उसकी इच्छा पर, उसके डिस्क्रिशन पर या तो सारे डायरेक्टर अपॉइंट हो सकते हैं, रिमूव हो सकते हैं, या मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट या रिमूव हो सकते हैं। अगर टीसीएस किसी कंपनी में ऐसा कर रही है मतलब टीसीएस और वो कंपनी आपस में होल्डिंग सब्सिडरी की रिलेशनशिप में आ जाएंगी। ये थे आपके दो सेक्शन 246 और सेक्शन 287। थोड़ा सा इन डेफिनेशन को याद करते समय थोड़ा ज़्यादा एफर्ट हमको देना पड़ेगा, लैंग्वेज थोड़ी सी घुमावदार है। क्यों? क्योंकि एक कंपनी अभी तक आप जब पढ़ते थे, क्योंकि अभी तक आप जब कोई डेफिनेशन पढ़ते तो वो डेफिनेशन उस कंपनी के लिए होती थी। अब होल्डिंग सब्सिडरी के लिए दो कंपनी के बीच के रिलेशन को समझाया जा रहा है, इसलिए वर्ड यूज होता है इन रिलेशन टू सच अदर कंपनी। बार बार ये वर्ड आता है कि होल्डिंग अपने आप में कुछ नहीं है जब तक कि दूसरी कंपनी सब्सिडरी ना हो, सब्सिडरी अपने आप में कुछ नहीं जब तक कि उसकी कोई होल्डिंग ना हो। सेक्शन 246 और 287 इसको रिकॉल कीजिएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन जो हमारे पास है वो है एसोसिएट कंपनी। सर ये क्या होता है? उसके लिए फिर से ये डायग्राम ध्यान से देखिए। हम बोल रहे हैं राम जो है टीसीएस की एसोसिएट है, तो कैसे समझेंगे कि ये राम एसोसिएट कंपनी है? तो पहला, इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी राम एसोसिएट कब मानी जाएगी? तो शुरुआत डेफिनेशन की ऐसी ही होगी, इन रिलेशन टू अनदर कंपनी, एक कंपनी एसोसिएट होगी यदि अ कंपनी इन विच द अदर कंपनी हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। जब टीसीएस का राम में क्या हो? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो, तो माना जाएगा कि राम टीसीएस की एसोसिएट कंपनी है। पर क्या क्या नहीं आएगा? एक सब्सिडरी कंपनी को कभी भी आप एसोसिएट कंपनी मत बोलना, ध्यान रखना, बट विच इज नॉट अ सब्सिडरी कंपनी, ये ध्यान रखना है। और क्या आएगा? इंक्लूड द जॉइंट वेंचर कंपनी। तो ध्यान रखना, एसोसिएट से कौन कौन बाहर हो गया भैया? देखो ध्यान से, एसोसिएट में आ गई एक जेवी कंपनी, पर एक बाहर हो गई सब्सिडरी। आया समझ में? दिस इज कॉल्ड एसोसिएट कंपनी, सेक्शन नंबर 26। चलिए बॉस, ये हमने बहुत सारे सेक्शंस पढ़े, इसलिए मैं आपके लिए एक लिस्ट यहाँ रिवाइज करवा देता हूँ, ध्यान से देखिए। वापस से रिवाइज करते हैं, अभी तक कितने कितने सेक्शंस हमने पढ़े। सेक्शन 26 जो कि एक एसोसिएट कंपनी का, सेक्शन 220 जो कि है डेफिनेशन ऑफ कंपनी। फिर हमने कंपनी को लायबिलिटी के आधार पर डिवाइड किया था। सबसे पहला था 222, उल्टा पढ़ रहे हैं हम, 222 शेयर्स वाला, 21 गारंटी कंपनी,
92 अनलिमिटेड लायबिलिटी वाला, ओके सर। फिर 242 फॉरेन कंपनी का सेक्शन आएगा, 245 एक गवर्नमेंट कंपनी का सेक्शन आएगा होल्डिंग का, अभी पढ़ा हमने 246 ओपीसी का। सर 62 की कैटेगरी में आ गए हैं। तो दोस्तों ये था हमारा होल्डिंग सब्सिडरी और एसोसिएट। और एक और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, वो है गवर्नमेंट कंपनी। किस कंपनी को आप गवर्नमेंट कंपनी मानोगे? नाम से समझ पड़ रहा है कि जिसपे कंट्रोल ज्यादा किसका हो? सर गवर्नमेंट का। कितना कंट्रोल हो? सर इन विच नॉट लेस देन, ध्यान से देखिएगा, नॉट लेस देन 51% ऑफ द PUSC पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय कौन कौन? पहला सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट्स, तीसरा एक से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट्स। दोनों वर्ड पे ध्यान देना, पहला CG था सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा एक स्टेट गवर्नमेंट, और एक और जोड़ो स्टेट गवर्नमेंट 1 स्टेट गवर्नमेंट 2, ऐसा भी हो सकता है। तो हमने बोला बाय स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट्स, और तीसरा पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्टली बाय स्टेट गवर्नमेंट्स और गवर्नमेंट्स। ये दोनों बात ध्यान रखिएगा। एंड द सेक्शन इंक्लूड्स अ कंपनी विच इज अ, ध्यान रखना, गवर्नमेंट में गवर्नमेंट की सब्सिडरी को भी गवर्नमेंट कंपनी ही मान लिया जाएगा। वापस से, गवर्नमेंट कंपनी की कोई सब्सिडरी है उसको भी गवर्नमेंट कंपनी ही माना जाएगा। इंक्लूड्स अ कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ सच गवर्नमेंट कंपनी। तो ध्यान रखिएगा गवर्नमेंट कंपनी कौन सी होगी सर? ऐसी कैसी? तो ध्यान रखिएगा सेक्शन 245 के हिसाब से अ कंपनी विल बी गवर्नमेंट कंपनी इफ नॉट लेस देन 51% of the PUSC is held by CG, SG, SGs or partly by CG and partly by SG, SGs and includes a company which is a subsidiary of government company। तो माना जाएगा वो सब्सिडरी भी गवर्नमेंट कंपनी ही है क्योंकि उसका कंट्रोल भी गवर्नमेंट्स के पास ही है। ये था हमारा सेक्शन 245। नेक्स्ट सर, फॉरेन कंपनी किसको बोलेंगे? सेक्शन 242 के अनुसार फॉरेन कंपनी एक ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट, एक ऐसी कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड कहां? फॉरेन मतलब सर आउटसाइड इंडिया। ये लाइन आप ध्यान रखिएगा, अ कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट जिसका इनकॉर्पोरेशन कहां हुआ है? आउटसाइड इंडिया। तो सर अगर वो इनकॉर्पोरेट आउटसाइड हुई है तो फिर इंडिया में क्या कर रही है? अरे भाई इंडिया का कंपनीज एक्ट अपन लगा रहे हैं, इसका मतलब वो इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस ओपन करके बैठी, उसका यहाँ धंधा चल रहा है। देखो, विच हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, या तो खुद कंपनी आ गई है या थ्रू एन एजेंट भी वो यहाँ वर्क कर सकती है, फिजिकली भी कर सकती है। और आप तो जानते हो आजकल जब ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स और ऑनलाइन मोड्स अवेलेबल हैं तो इंडिया में किसी को आने की जरूरत भी नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी वो ऑपरेट कर सकती है। और दूसरा, कंडक्ट्स एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया इन एनी मैनर, किसी भी तरह से। तो पहले और दूसरी कंडीशन में ध्यान से देखना, एंड लगा हुआ है। दो बातें हैं, पहला कंपनी कहाँ है? सर इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया। सर क्या कर रही है फिर इंडिया में? हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, हैविंग इटसेल्फ और थ्रू एन एजेंट, दोनों चीजें हो सकती है, आइदर फिजिकली और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। और सर इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस क्यों खोला होगा किसी ने? क्यों वो दुकान खोली है? सर फॉर कंडक्टिंग एनी बिजनेस एक्टिविटी इन व्हाटसोएवर मैनर वो करना चाहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बॉस ये थी दो पार्ट आपके डेफिनेशन के, गवर्नमेंट कंपनी और एक सेक्शन 242 फॉरेन कंपनी। तीन इंपॉर्टेंट वर्ड सर, इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, दूसरा इंपॉर्टेंट सर हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, इटसेल्फ एजेंट, फिजिकली, इलेक्ट्रॉनिक मोड, ओके। फिर दूसरा, कंडक्ट्स एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया इन एनी अदर मैनर। ये था 242 और गवर्नमेंट कंपनी का सेक्शन था 245। तो लाइए दोस्तों अब यहां तक जो पढ़ा उसका एक बार अपन सेक्शन रिकैप मारते हैं कि क्या क्या सेक्शंस तुमने अभी तक पिछले कुछ लेक्चर्स में आपने देखे। चलिए बॉस, तो दोस्तों सेक्शन लिस्ट पढ़ते हैं। अभी तक हमने पिछले 2-3 लेक्चर्स में जो भी सेक्शंस पढ़े उनकी मैं रिकैप दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, याद करते जाइएगा, याद हो जाएंगे। सेक्शन 26 जो कि है किसका? सर एसोसिएट कंपनी का, 26 एसोसिएट कंपनी का। सेक्शन 220 जो कि किसकी डेफिनेशन है? सर डेफिनेशन ऑफ कंपनी 220। इसके बाद कंपनी लिमिटेड बाय शेयर सर 222 पहले पढ़ा था, फिर 21 पढ़ा था हमने, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी 221, और इसी के साथ था 292 जो कि था अनलिमिटेड कंपनी का। तो बॉस 26 एसोसिएट, 220 कंपनी की डेफिनेशन, 22, 21, 92, 22 लिमिटेड बाय शेयर, 21 गारंटी, 92 अनलिमिटेड। वेरी गुड। नेक्स्ट 242 सर फॉरेन कंपनी, अभी अभी पढ़ा हमने कि ये जो सेक्शन है ये फॉरेन कंपनी का है। नेक्स्ट 245 सर ये गवर्नमेंट कंपनी का सेक्शन है, गवर्नमेंट कंपनी को 245 में डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट 246 सर ये अभी पढ़ा होल्डिंग का सेक्शन है 246 और सब्सिडरी का सेक्शन है 287। वापस से 46 87, 46 होल्डिंग कंपनी, 87 सब्सिडरी कंपनी। ओपीसी 60s की कैटेगरी में आ गए हम, वो है ओपीसी 262। 68 सर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 68 268। नेक्स्ट पब्लिक कंपनी 70s की सीरीज में आ गए, वो है 271 और आखिरी है स्मॉल कंपनी 285, सब्सिडरी सर 287।
तो रिपीट करते हैं वापस से। 42 किसका सर? फॉरेन का। 45 किसका सर? गवर्नमेंट का। 46 सर होल्डिंग। 87 सब्सिडरी। 62 68 ओपीसी और प्राइवेट। ओपीसी और प्राइवेट एक साथ याद करना, ओपीसी और प्राइवेट। 62 68। नेक्स्ट 71 और 85 सर प्राइवेट। नेक्स्ट 71 सर पब्लिक कंपनी। नेक्स्ट 85 सर सबसे आखिरी स्मॉल कंपनी, जिसका नाम तो स्मॉल है पर सेक्शन बहुत एजेड वाला है, 85। तो याद रखिएगा ये सेक्शन जो अभी तक हमने अलग अलग डेफिनेशंस के पढ़े हैं, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट जो कंपनीज एक्ट 2013 ने दिया ओपीसी स्मॉल कंपनी के अलावा, वो है सेक्शन 8 कंपनी। सर ये कौन सी कंपनी होगी? सेक्शन 8 कंपनीज वो कंपनीज है विच आर फॉर्म्ड टू प्रमोट द चैरिटेबल ऑब्जेक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट, टू प्रमोट द चैरिटेबल ऑब्जेक्ट। किस किस के सर? कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, जितने भी चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं उन सबको जो कंपनी प्रमोट करे। आपने बनाया है उस कंपनी को इसीलिए कि वो इन फैक्टर्स को, इन मुद्दों को प्रमोट करे। तो सर पहली लाइन, विच आर फॉर्म्ड टू प्रमोट, मेन वर्ड विच आर फॉर्म्ड टू प्रमोट। तो सेक्शन 8 कंपनी की डेफिनेशन, सेक्शन 8 कंपनी ही है तो सेक्शन तो याद हो गया आपको। सेक्शन 8 कंपनीज आर कंपनीज विच आर फॉर्म्ड टू प्रमोट द चैरिटेबल ऑब्जेक्ट। सर चैरिटी में क्या क्या आ रहा है? चैरिटेबल में क्या क्या आ रहा है? सर आ रहा है कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, पढ़ना लिखना। फिर आ रही है रिसर्च, रिसर्च करो, ये मेन वर्ड है। फिर सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी, ये सारे वर्ड्स भी लिए। और बहुत बड़ा स्कोप है बेटा, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, ये भी इसमें आ गया। तो सब कुछ इसमें कवर्ड है। चैरिटेबल ऑब्जेक्ट एक बार और बोल लो सर, कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, ये तो 4 सब्जेक्ट हैं, ये चारों सब्जेक्ट हैं एजुकेशन के। एजुकेशन पर करनी चाहिए रिसर्च, रिसर्च करोगे तो सोसाइटी का भला होगा। सोशल वेलफेयर, अपने धर्म के प्रति अपना झुकाव होगा, हम संस्कृति में दान करेंगे और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे। ऐसे करके आप ये 8-9 वर्ड्स याद रख सकते हो। नेक्स्ट, ये कंपनी फिर क्या करेगी सर? अपने सारे प्रॉफिट को अप्लाई करेगी इन प्रमोटिंग इट्स ऑब्जेक्ट। अपने ही ऑब्जेक्ट के लिए ये प्रमोशन होगा और प्रॉफिट का कोई भी हिस्सा, कोई भी भाग, कोई भी पार्ट कभी भी डिस्ट्रीब्यूट एज अ डिविडेंड नहीं होगा। तो 2 खास बातें, प्रॉफिट का जो भी पार्ट है वो अप्लाई होगा अगेन फॉर प्रमोटिंग इट्स ऑब्जेक्ट, और दूसरा प्रोहिबिट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी डिविडेंड टू इट्स मेंबर्स। एग्जाम्पल्स क्या होंगे सर सेक्शन 8 कंपनी के? हम बोल सकते हैं फिक्की, एसोचेम, नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया, सीआईआई, ये सब चैरिटेबल पर्पस और इनमें से किसी पर्पस के लिए बनाए गए हैं। सेक्शन 8 कंपनी सर बनाएंगे कैसे? भैया घर में बैठ के तो नहीं बनेगी, आपको गवर्नमेंट से चाहिएगा एक लाइसेंस। आपको लिखना पड़ेगा कि हमारा मेन ऑब्जेक्ट चैरिटी है, चैरिटेबल एक्टिविटीज है। गवर्नमेंट अलाउ करेगी आपको एक लाइसेंस देकर। तो सबसे पहला सेक्शन 8 अलाउज द सेंट्रल गवर्नमेंट, किसको पावर दिया? गवर्नमेंट को पावर दिया टू रजिस्टर सच पर्सन और एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ये पर्सन हो सकते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो सकते हैं, जो अपने आप को सेक्शन 8 में बॉडी कॉर्पोरेट में कन्वर्ट कर रहे हैं एज अ कंपनी विथ लिमिटेड लायबिलिटी। ध्यान रखना, 10-15 लोग जो बहुत समय से चैरिटी कर रहे थे अब अपने आप को कंपनी फॉर्मेट में ला रहे हैं और उनकी लायबिलिटी कैसी होगी? लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी के रूप में इसका रजिस्ट्रेशन होगा विदाउट द एडिशन ऑफ वर्ड। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, लायबिलिटी लिमिटेड है लेकिन उनके पीछे सरनेम कुछ नहीं लगेगा। सरनेम क्या? अरे अपना लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड वाला सरनेम, वो कुछ भी अप्लाई नहीं होगा विदाउट द एडिशन ऑफ द वर्ड्स लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड टू इट्स नेम बाय इशूइंग लाइसेंस। इस तरह की कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट रजिस्टर कर सकती है। तो 3-4 बातें बॉस। सेक्शन 8 सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर है, वो किसी भी पर्सन या एसोसिएशन ऑफ पर्सन को अगर एप्लीकेशन आती है तो लिमिटेड बाय शेयर कंपनी बना सकती है, लाइसेंस इशू कर सकती है विदाउट द एडिशन ऑफ द वर्ड्स लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड। और एक बार अगर रजिस्ट्रेशन हो जाता है, लाइसेंस मिल जाता है, तो ये कंपनी पूरी तरह से ऑल द बेनिफिट्स, ऑल द प्रिविलेजेस विच अ पब्लिक कंपनी एंजॉयज, वो ये बेनिफिट एंजॉय कर सकती है। ये खास बात है। क्या ये लाइसेंस रिवोक हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आपने बोला था सर हम चैरिटी करेंगे, चैरिटी करने की जगह खुद को ही भला करने लग गए, क्यों? क्या ये लाइसेंस रिवोक किया जा सकता है? सर बिल्कुल। क्यों? आपने बोला तो था सेक्शन 8 कंपनी चैरिटेबल, हम सोसाइटी का कुछ वेलफेयर करेंगे। आपका कहना था भगवान सबका भला करे पर शुरुआत मेरे से करे, तो गड़बड़ हो गई है। तो आपने सेक्शन 8 कंपनी बनाई, लाइसेंस ले लिया, आपने बोला था दूसरों का भला करेंगे, आप तो खुद का भला करने लग गए। मतलब आपने इसकी कंडीशंस को रिवोक किया है, आप खुद की भलाई में लग गए। कुल मिला के गलत भी है, फिर आप फ्रॉड भी कर रहे हो। कहीं ना कहीं जो पर्पस था वो कंपनी बनाने का, वो आपने पूरा नहीं किया। तो सेक्शन 8 कंपनी में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है? आफ्टर गिविंग अ नोटिस, और नोटिस ओरली तो आएगा नहीं कि ये लल्ला इधर आ, गवर्नमेंट ऐसे तो बुलाएगी नहीं। रिटर्न नोटिस, ये वर्ड अपने आप ही आना चाहिए। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, एक मौका सुनवाई का दिया जाएगा क्योंकि गवर्नमेंट उनको चमका रही है, धमका रही है, नोटिस दे रही है तुम्हारा लाइसेंस हम कैंसिल कर रहे हैं। तो आप क्या पूछोगे? सर ऐसा हमने क्या कर दिया? एक मौका आपको सुनवाई का जरूर मिलेगा। रिटर्न नोटिस एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड एक बार जरूर मिलेगी।
गवर्नमेंट क्या कर सकती है, बाय ऑर्डर रिवोक द लाइसेंस, आपका ऑर्डर रिवोक कर सकती है, कैंसिल कर सकती है। कब, जब कंपनी ने कंट्रावेन किया हो एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेक्शंस और द कंडीशंस, किसी भी रिक्वायरमेंट, किसी भी कंडीशन, किसी भी शर्त को अगर कंट्रावेन किया तो गवर्नमेंट बाय रिटर्न नोटिस एंड गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड आपका लाइसेंस बाय ऑर्डर, आदेश निकालकर रिवोक कर सकती है। दूसरा कब सर, दूसरा जब कंपनी के अफेयर्स फ्रॉडुलेंटली हो रहे हो, है ना, आपने बोला ना खुद का भला पहले कर लिया। तीसरा, जब ऑब्जेक्टिव वायलेट हो जाए आपके, जो आपका उद्देश्य था, जो पर्पस था जिसके लिए कंपनी बनाई थी, वही वायलेशन में चली गई। और फोर्थ, पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ चले गए आप, प्रिजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट आप वर्किंग कर रहे हो, तो गवर्नमेंट इन 4 स्थितियों में आपका लाइसेंस रिवोक कर सकती है। पहला बोलो, कोई भी रिक्वायरमेंट या कंडीशन इस सेक्शन की आपने कंट्रावेन की। दूसरा, अफेयर्स फ्रॉडुलेंटली कंडक्ट किए। तीसरा, वायलेट द ऑब्जेक्ट जिसके लिए कंपनी बनाई थी। और फोर्थ वन, प्रिजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट। इन 4 केसेस में बाय ऑर्डर गवर्नमेंट आपका लाइसेंस रिवोक कर सकती है। ये था रिवोकेशन। रिवोकेशन होते से ही क्या होगा सर, क्या कंपनी खत्म हो जाएगी? ना 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 अल्लाह, ऐसा नहीं होगा। जैसे रिवोकेशन होगा, रजिस्ट्रार आपके नाम के साथ या तो लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड जोड़ देगा, और जोड़ते से ये समझ में आ जाएगा कि अब आप सेक्शन 8 कंपनी नहीं रहे। क्यों? सेक्शन 8 कंपनी के साथ कभी भी प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड वर्ड ऐड नहीं होते, और आपके साथ हुए हैं, मतलब आपका लाइसेंस रिवोक हो चुका है। लाइसेंस रिवोक होने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो एक आदेश, एक ऑर्डर बोल सकती है जिसमें आपकी ये सेक्शन 8 कंपनी जो कि थी, अब किसी दूसरी सेक्शन 8 कंपनी में अमलगमेट की जा सकती है। मतलब सर, एक तो लाइसेंस रिवोक होगा, ओके, और सर वो कंपनी को किसी दूसरी कंपनी में मर्ज, अमलगमेशन करवा दिया जाएगा। ये भी उसके पास राइट है, गवर्नमेंट चाहे तो ऐसा भी कर सकती है। सर फिर तो लाइसेंस रिवोक हुआ, इन्होंने कंडीशन तोड़ी है सर, तो फिर तो इनको सजा वजा भी मिलनी चाहिए, पेनल्टी भी होनी चाहिए। बिल्कुल सटीक सोचा भाई तूने, बिल्कुल सही सोच रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है मेरे साथ। सुनो, अगर आपने सेक्शन 8 की कंडीशन तोड़ी और रिवोकेशन हो गया तो आपको पेनल्टी या पनिशमेंट भी लगेगा। कब? देखो, तो डायरेक्टर और ऑफिसर के साथ क्या क्या हो सकता है। मालिक, सबसे पहले तो उनको हम जेल भेज सकते हैं। सर जेल जाना तो अच्छी बात है, हर बड़ा आदमी जेल गया, ना 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 ना, वो आज़ादी के पहले की बात थी, अब कोई अच्छी बात नहीं है। इम्प्रिजनमेंट हो सकता है फॉर अ टर्म ऑफ 3 ईयर्स, और साथ सर फाइन, और साथ ही साथ फाइन कितना, ध्यान से देखना, फाइन में अपने हाथ से लिख रहा हूँ याद रखवाने के लिए, 25,000 रुपये से लेके 25 लाख रुपए तक एक्सटेंड हो सकता है फाइन। और खास बात, ये दोनों भी हो सकते हैं, और बोथ। और अगर एक और खास बात बोलूं तो ध्यान से सुनना, याद रखने के लिए लिखवा रहा हूं, अंडर सेक्शन 447 भी इनके अगेंस्ट पेनल्टी लगाई जा सकती है। तो सर ये 447 कब लगता है? जब आपका एक्ट कैसा हो सर, फ्रॉडुलेंटली किया गया हो, तो 447 भी अप्लाई होगा, उसमें भी पेनल्टी दी गई है। तो चले साहब वापस से, सर 10 लाख रुपए से 1 करोड़ कंपनी के लिए, 25,000 से लेकर 25 लाख तक ऑफिसर के लिए, 3 साल तक की जेल, और बोथ। और अगर ये प्रूव हो जाता है दैट उन्होंने फ्रॉडुलेंटली एक्ट किया, तो सेक्शन 447 की पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। अब सर एग्जाम में क्या लिखें सेक्शन 8 में? अगर वो पूछते हैं एग्जाम में शॉर्ट नोट लिखो, तो भैया एक तो फॉर्मेशन लिखना, गवर्नमेंट के लाइसेंस की बात थोड़ी छोटी कर देना, रिवोकेशन वाली बात जरूर लिख देना, बस इतना ही लिख देना, पेनल्टी छोड़ देना अगर ऐसा लगे आंसर बढ़ता जा रहा है और टाइम कम है या मार्क्स कम है उसके। तो एक और क्वेश्चन मैंने आप ही के लिए अलग से बनाया वापस, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सेक्शन 8 पर शॉर्ट नोट पढ़ लेने के बाद अगला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, सर यदि शॉर्ट नोट की जगह उन्होंने बोला फीचर्स लिखो, तो चलिए साहब तो फीचर्स भी देख लेते हैं। तो सर 2-2 बार पढ़ेंगे नहीं, हमने जो शॉर्ट नोट में सीखा वो पूरे लीगल लैंग्वेज के कंटेंट थे, हम जो फीचर सीख रहे हैं वो सिंपल सेंटेंसेस हैं। सेक्शन 8 के फीचर्स अगले क्वेश्चन में ये रहे आपके सामने। सबसे पहला फीचर वापस फॉर्मेशन, फॉर्म फॉर द प्रमोशन ऑफ चैरिटी, चैरिटेबल में आ गए आपके कॉमर्स, आर्ट, साइंस, ये तो आपको बोलना ही था, स्पोर्ट्स आ गया, रिलीजन आ गया। पहला फीचर फॉर्म्ड फॉर द प्रमोशन ऑफ कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, एनवायरमेंट, रिलीजन, चैरिटी, ये सब आपके फॉर्मेशन पर्पज है, वही जो ऊपर पड़ा था वही लिखना है। सेकंड, मिनिमम शेयर कैपिटल डज नॉट अप्लाई। थर्ड, प्रॉफिट का एप्लीकेशन फॉर प्रमोशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ही किया जाएगा, ये हो गया थर्ड। फोर्थ, डू नॉट डिक्लेयर द डिविडेंड्स। फिफ्थ, स्पेशल लाइसेंस मिलेगा गवर्नमेंट से। सिक्स्थ, नीड नॉट यूज द वर्ड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड आफ्टर। नेक्स्ट, नीड नॉट यूज द वर्ड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड इन इट्स नेम, ये भी हमने पढ़ा। अडॉप्ट अ मोर सुटेबल नेम लाइक क्लब, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ऐसा कुछ नाम आप रखो। लाइसेंस रिवोक होगा यदि आपने कोई कंडीशंस कंट्रावेन की है। रिवोकेशन के समय गवर्नमेंट आपको बोल सकती है भैया पहले तो नाम बदलो, लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगाओ। दूसरा, चलो वाइंड अप कर दो रे, टिमटाम उठाओ तुम्हारे। तीसरा, सर चलो दूसरों के साथ तुमको अमलगमेट कर देते हैं। ये 3 चीज भी आपने पढ़ ली। कैन कॉल इट्स जनरल मीटिंग, ये वाला पॉइंट आपने नहीं पढ़ा है, ध्यान से सुनिएगा। कैन कॉल
its general meeting by giving a 14 days clear notice, by giving a क्लियर 14 डेज नोटिस। नॉर्मली कितने का लगता है सर? नॉर्मली बाकी कंपनीज को साहब लगता है 21 दिन का, इसको बोला गया तू 14 दिन का भी देगा तो भी सफिशिएंट होगा। ये एक बेनिफिट, एक प्रिविलेज है इसको। दूसरा, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जिसके कंसेप्ट बाकी कंपनीज पे लगते हैं वो इस पर सेक्शन 8 पर, वो सेक्शन 8 कंपनीज पर अप्लाई नहीं होते। नेक्स्ट, इसको कोई नॉमिनेशन और रेम्यूनरेशन कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है जैसा कि कुछ कंपनीज को बनाना पड़ता है। साथ ही साथ शेयर रिलेशनशिप कमेटी की भी इनको जरूरत नहीं है। और पार्टनरशिप फर्म चाहे तो सेक्शन 8 कंपनी की मेंबर बन सकती है। ये सबसे खास फीचर है सेक्शन 8 कंपनी में। तो नीचे के 4-5 पॉइंट जो आपके लिए नए थे वो यहां से थे बॉस। इसके ऊपर का आपने कंटेंट पहले ही मुझसे पढ़ लिया। अगर फीचर्स बोले तो सिंगल लाइनर्स बनाकर आप फीचर्स को कोट कर सकते हो। नए पॉइंट, जनरल मीटिंग 14 डेज क्लियर नोटिस रेदर देन 21। दूसरा, सर कोई नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई नॉमिनेशन, रेम्यूनरेशन या शेयर होल्डर रिलेशनशिप कमेटी की भी जरूरत नहीं है। पार्टनरशिप फर्म मेंबर बन सकती है इस सेक्शन 8 कंपनी की। तो दोस्तों हमने दो तरीके से इसको पढ़ा, एक शॉर्ट नोट के रूप में और एक फीचर्स के रूप में। मैंने दोनों आपको लिखवाए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, बच्चे को ये ना लगे कि दिल धड़क रहा है, कभी तो शॉर्ट नोट पूछ रहे हैं कभी फीचर। आपके पास ये दोनों आंसर रेडी हैं, आप जो पूछा जाए वो कोट कर सकते हो। तो हम करते हैं वापस से इन सब चीजों को रिवाइज। तो दोस्तों ये था सेक्शन 8 कंपनी के दोनों तरह के आंसर्स। अब हम करते हैं वापस से हमारा एक रिवीजन जो आज हमने इस लेक्चर में पढ़ा। तो करते हैं हम रिवाइंड। चलिए, सबसे पहला स्मॉल कंपनी सर सेक्शन 8 285, एक कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी जिसमें दो रिक्वायरमेंट है, एक है पेड अप शेयर कैपिटल, एक है टर्नओवर। पेड अप शेयर कैपिटल जिसकी डज नॉट एक्सीड 50 लाख और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब विच शैल नॉट बी मोर देन 5 करोड़ 5 करोड़ 5 करोड़ 50 लाख से 5 करोड़ के बीच की पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर अभी कितना डज नॉट एक्सीड 2 करोड़ और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब, जो कि किससे ज्यादा नहीं होगा सर 2 करोड़ से मैक्सिमम गवर्नमेंट बढ़ाएगी तो 20 करोड़ तक ले जा सकती है। तो पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर की बात ध्यान रखना। कौन कौन स्मॉल कंपनी के सेक्शन से बाहर है सर? सबसे पहला होल्डिंग, फिर सब्सिडरी, फिर सेक्शन 8 कंपनी और फिर ऐसी कोई कंपनी जो स्पेशल एक्ट से फॉर्म हुई है। नेक्स्ट, पब्लिक कंपनी और उसके फीचर सेक्शन 271, बहुत सिंपल डेफिनेशन, विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। और दूसरा, हैज अ मिनिमम पेड अप कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ये दो बातें लिखना, साथ ही साथ ध्यान से सुनना। एक पब्लिक कंपनी की कोई भी सब्सिडरी अगर है, अ कंपनी विच इज अ सब्सिडरी of a company which is not a private company, मतलब एक पब्लिक कंपनी। अ कंपनी which is a subsidiary of a company which is not a private company, मतलब जो सेकंड वाली कंपनी है ना वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, ध्यान रखना। अ कंपनी which is a subsidiary of a public company shall be deemed to be public company even though वो चाहे क्या हो, such subsidiary is a private limited company in its articles। next, पब्लिक कंपनी के कुछ सिग्निफिकेंट पॉइंट। सबसे पहला, इट इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, आर्टिकल की कोई रिस्ट्रिक्शन इस पर नहीं होती जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में होती है। नेक्स्ट सर, शेयर आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। नेक्स्ट सर, मिनिमम 2 मेंबर से शुरू हो सकती है, पेड अप शेयर कैपिटल कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मैक्सिमम सर अनलिमिटेड हो सकती है, वैसा कोई वादा नहीं है। अगर आपकी कोई सब्सिडरी है तो वो भी पब्लिक कंपनी का ही कैरेक्टर प्रिज्यूम करेगी। और सेक्शन 3(1) बोलता है कंपनी 7 लोगों के साथ, 7 और मोर पर्सन्स के साथ किसी भी लॉफुल पर्पस के लिए फॉर्म की जाए तो वो एक पब्लिक कंपनी का कैरेक्टर एज्यूम करेगी। ये था हमारा आंसर पब्लिक कंपनी को। नेक्स्ट था ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। सबसे पहले हमने पढ़ा होल्डिंग और सब्सिडरी, एक सेक्शन है 246, एक सेक्शन है 287। होल्डिंग कंपनी के लिए बोला गया एक कंपनी को दूसरे के रिलेशन में, उसके रिश्ते में, रिलेशन समझना पड़ेगा। अ कंपनी इज अ होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू अदर, दूसरी कंपनी में कब माना जाएगा? मीन्स अ कंपनी ऑफ विच सच कंपनीज आर सब्सिडरी कंपनीज। होल्डिंग कंपनी के लिए दूसरी कंपनी का रिलेशन जोड़ोगे, ये अगर सब्सिडरी है तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो गई? ये ऑटोमेटिकली हो गई होल्डिंग कंपनी। सेकंड, सब्सिडरी कंपनी किसको मानेंगे? 2 कंडीशन पूरी करनी है। कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी 2 काम करे, पहला कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ बीओडी और दूसरा एक्साइज कंट्रोल्स ऑफ मोर देन 1/2 मतलब 51% हो गया, मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल ऑन इट्स ऑन और थ्रू 1 और मोर सब्सिडरीज। ऐसा भी आप यहां लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हमने पढ़ा एसोसिएट कंपनी सेक्शन 2(6). एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अ कंपनी मींस अ कंपनी इन विच द अदर कंपनी हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, महत्वपूर्ण प्रभाव कोई दूसरी कंपनी मेरे यहाँ रख रही है तो मैं उसकी एसोसिएट हो जाऊंगा। इंक्लूड्स अ जॉइंट वेंचर, डज नॉट इंक्लूड अ सब्सिडरी विच इज नॉट अ सब्सिडरी, आप मन से भी लिख सकते हो। नेक्स्ट, गवर्नमेंट कंपनी का सेक्शन है अपना 245, एक ऐसी कंपनी जिसमें नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल हेल्ड बाय पहला सीजी, दूसरा एसजी प्लस एसजीज स्टेट गवर्नमेंट्स, या पार्टली बाय सीजी पार्टली बाय एसजी, ये 3 वर्ड आप लिख सकते हो। और साथ ही साथ इंक्लूड्स अ कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। नेक्स्ट, फॉरेन कंपनी सर पहला इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, सेक्शन तो बोलो लल्ला 242।
242 इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। कैसे? आइदर इटसेल्फ और थ्रू एन एजेंट, फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिक मोड। ये लोग कर क्या रहे हैं सर यहाँ पे? कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया। किस लिए सर? इन एनी मैनर व्हाटसोएवर या एनी अदर मैनर, इस तरह आप लिख सकते हो। इसके बाद था सेक्शन 8 कंपनी फॉर्मेशन के लिए प्रमोशन था चैरिटेबल ऑब्जेक्ट। चैरिटेबल ऑब्जेक्ट में अपना सब्जेक्ट बोलो, कॉमर्स, आर्ट, साइंस और स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स से जोड़ दो रिसर्च से। टू प्रमोट द चैरिटेबल ऑब्जेक्ट ऑफ, सबसे पहला सर कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, ये चारों क्या है सर? एजुकेशन। इस पे क्या है सर? रिसर्च। रिसर्च होगी तो क्या होगा सर? जनता का भला होगा, सोशल वेलफेयर। उससे क्या होगा सर? धर्म के प्रति आस्था बढ़ेगी, दान बढ़ेगा, चैरिटी, और आखिरी प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। ये कंपनी अपने ही ऑब्जेक्ट्स के लिए प्रॉफिट को अप्लाई करेगी एंड डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स और टू मेंबर्स। नेक्स्ट, इसके बाद लाइसेंस। सेक्शन 8 अलाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रजिस्टर सच पर्सन और एसोसिएशन ऑफ पर्सन एज अ कंपनी विथ लिमिटेड लाइबिलिटी विदाउट द एडिशन ऑफ द वर्ड्स लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड। ये ध्यान रखिएगा। ऑन रजिस्ट्रेशन द कंपनी विल हैव ऑल द बेनिफिट्स, ऑल द प्रिविलेजेस ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। सर क्या रिवोकेशन हो सकता है? हाँ, दो काम करने पड़ेंगे गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट इन राइटिंग गिव अ नोटिस एंड आफ्टर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, एक मौका सुनवाई का जरूर देना पड़ेगा। लाइसेंस रिवोक करने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट बाय ऑर्डर क्या कर सकती है? रिवोक द लाइसेंस। 4 सिचुएशन। सबसे पहला, कंपनी ने कॉन्ट्रावेन किया। दूसरा, अफेयर्स फ्रॉडुलेंटली कंडक्ट हो रहे हैं। थर्ड वन, वायलेट द ऑब्जेक्ट। फोर्थ वन, प्रीजुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट। ये 4 रीजन होते से ही गवर्नमेंट बोलेगी ए भाई चलो एड द नेम, गवर्नमेंट बोलेगी चलो भाई अपने नाम के साथ एड द वर्ड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड, ऐसा रजिस्ट्रार पुटअप कर देगा नाम के साथ। और क्या ऑर्डर हो सकता है सर? इसके अलावा कंपनी को वाइंड अप किया जा सकता है। इसके अलावा सर गवर्नमेंट जो है वो इस कंपनी को किसी दूसरी सेक्शन 8 कंपनी में अमलगमेट करेगी। सर इंग्लिश बोलो ना थोड़ी सी, तो क्या बोलोगे? वेयर लाइसेंस इज रिवोक्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट मे ऑर्डर, चाहे तो ऑर्डर दे सकती है, दिस कंपनी शुड बी अमलगमेटेड विद अनदर सेक्शन 8 कंपनी, ये भी बोल सकती है। बोलो भैया। नेक्स्ट, पेनल्टी। सर कंपनी के लिए 10 लाख रुपए, सर कंपनी के लिए है 10 लाख रुपए से 1 करोड़। ऑफिसर के लिए सर 2 बातें, पहला जेल हो सकती है, उसको 3 साल की हथकड़ी। इसके अलावा सर 25,000 रुपए से लेकर 25 लाख तक का फाइन या बोथ। साथ ही साथ इफ द एक्ट हैज बीन डन फ्रॉडुलेंटली सेक्शन 447 की पेनल्टी भी अप्लाई की जा सकती है। फीचर्स सर ऊपर के तो सारे कॉमन है, जो नए 3 फीचर है वो बोल देते हैं। जनरल मीटिंग कॉल कर सकती है बाय 14 क्लियर डेज नोटिस रेदर देन 21, does not need to fulfill the requirement of minimum number of director, independent director, does not require to form any committee like nomination, remuneration, shareholder relationship, और एक पार्टनरशिप फर्म भी यहाँ मेंबर बन सकती है। ये सेक्शन 8 के खास फीचर्स थे। तो ये था हमारा आज का रिवाइंड। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से याद हुआ होगा और कंपनीज एक्ट पे आपका भरोसा दिन पे दिन बढ़ता जाएगा और मुझ पे भी। दोस्तों जब हम पहली बार कंपनीज एक्ट 2013 को रीड आउट करना शुरू करते हैं तो हमारे मन में एक सपना क्रिएट होता है, यार हम भी कंपनी खोलेंगे। इतनी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, सर ये कंपनी होती क्या है? ये हमने सीखा, या आपका भी क्वेश्चन होता है। फिर दूसरा क्वेश्चन होता है सर कितने टाइप की कंपनीज एक व्यक्ति ओपन कर सकता है, जिसमें अलग अलग आपने वेरिएशंस देखे। एक था ओपीसी, एक था प्राइवेट लिमिटेड, एक हुआ पब्लिक लिमिटेड, एक हुआ स्मॉल कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी, सर एसोसिएट भी आ गया, जॉइंट वेंचर भी आ गए, होल्डिंग भी आ गया, सब्सिडरी भी आ गए। सर ये थे वेरियस टाइप ऑफ कंपनीज डिपेंडिंग ऑन ईच ऑफ द इसेंशियल कैरेक्टर। अलग अलग उनकी विशेषताएं हैं, अलग अलग उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं। अब सर अगला क्वेश्चन आता है, सर कंपनी के टाइप्स तो बढ़ लिए, कंपनी बनेगी कैसे? कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर, क्या क्या प्रोसेस, क्या क्या स्टेप्स हमको फॉलो करना है? यही आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक लेके मैं चेतन मंत्री आया हूं आपके लिए और आपका स्वागत करता हूं इस 20 डेज प्लेज में, जिसमें अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोसीजर फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। सेक्शन 7 इसको डील करता है और पहली स्टेप है फाइलिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ROC में आपके डॉक्यूमेंट फाइल होंगे। सर कौन से रजिस्ट्रार में? कौन से मतलब सर एक ही है क्या? नहीं, हर स्टेट में ROC हो सकता है। आपको आपकी कंपनी का जहां रजिस्टर्ड ऑफिस है, जैसे सपोज आपका रजिस्टर्ड ऑफिस अगर MP में है तो उस MP में कौन सा ROC लगेगा आपके रजिस्टर्ड ऑफिस के लिए, यह आपको चेक कर वहां पर ही ये डॉक्यूमेंट फाइल करने पड़ेंगे। तो सर एग्जाम में ध्यान रखिएगा ये लाइन लिखनी है कि फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन आर रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड। सबमिटेड मत लिखना, फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार। कौन से? विद इन हुज जुरिसडिक्शन द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज प्रपोज्ड टू बी सिचुएटेड। जिसमें आप अपना रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएट करने वाले हो, आपका प्रपोज्ड रजिस्टर्ड ऑफिस आप रखने वाले हो, उसके जुरिसडिक्शन को देखना कि वहां पर कौन सा ROC अप्लाई होता है, कौन से ROC के जुरिसडिक्शन में आप कवर होते हो, उस जगह आपको ये सारे डॉक्यूमेंट फाइल करने हैं। ओके साहब, क्या क्या फाइल करना है? सबसे पहला मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ द कंपनी ड्यूली साइंड बाय ऑल द सब्सक्राइबर्स। साइनिंग कौन कौन के द्वारा होगी? सबके द्वारा होगी। ड्यूली साइंड बाय ऑल द सब्सक्राइबर्स। दूसरा,
अ डिक्लेरेशन बाय द पर्सन, सेकंड पॉइंट अ डिक्लेरेशन बाय द पर्सन, सेकंड पॉइंट एक डिक्लेरेशन फाइल करवाओ, किससे सर? दो लोगों से, पहला एडवोकेट, सीएस या सीडब्ल्यूए, जो भी उस कंपनी में एंगेज्ड किया गया है, और दूसरा एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा है, जैसे कि जो मैनेजर है या फिर जो डायरेक्टर है या फिर जो सेक्रेटरी है। सर इन लोगों से क्या लें? एक डिक्लेरेशन। क्या डिक्लेयर करवाओगे भैया? क्या लिखवाना चाहते हो? आई लव यू? ना, इनसे लिखवाओ कि इन्होंने ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनीज एक्ट, जो भी थी, ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट एंड द रूल्स मेड देयर अंडर इन रिस्पेक्ट इन रिलेशन टू रजिस्ट्रेशन एंड मैटर्स, जो उससे या तो प्रेसिडेंट हो, उससे जुड़े हुए पहले वाले, या इंसिडेंटल हो, वो सब कंप्लाई कर दिए। बेसिकली डिक्लेरेशन इस बात का है कि इन्होंने एक्ट को, रूल्स को, जितने भी मैटर उससे रिलेटेड थे, प्रेसिडेंट हो या इंसिडेंटल हो, उन सबको कंप्लाई कर दिया है। इस डिक्लेरेशन को आप साइन करवाओ दो लोगों से, एक अंदर वाले से, एक बाहर वाले से। अंदर वाला मैनेजर, डायरेक्टर, सेक्रेटरी, बाहर वाला एडवोकेट, सीएस, सीडब्ल्यूए। ध्यान रखिएगा। तीसरा, एक और डिक्लेरेशन लेना है आपको फ्रॉम ईच ऑफ द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड फ्रॉम पर्सन्स नेम्ड एज फर्स्ट डायरेक्टर। वापस से भैया, एक तो सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम और एक वो लोग जो इस कंपनी के, इस नई नवेली कंपनी के पहले डायरेक्टर बनने वाले हैं। क्या लिखवाओगे उनसे? ध्यान से सुनना, इनसे क्या लिखवाना है, ध्यान से सुनिएगा। पहला पॉइंट, ये जो डायरेक्टर बनने जा रहे हैं ना, ये जो सब्सक्राइबर थे ना, इनसे लिखवाओ। पहला पॉइंट है हमारा, तो मालिक इनसे सबसे पहला डिक्लेरेशन हम क्या ले रहे हैं? दैट दे आर नॉट कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस इन कनेक्शन विथ, ये किसी भी ऐसे जुर्म में कन्विक्टेड नहीं है, अपराधी नहीं है। कौन से? सर रिलेटिंग टू प्रमोशन, फॉर्मेशन और मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। ऐसे लोग सब्सक्राइबर्स हैं, ऐसे लोग फर्स्ट डायरेक्टर हों जो पाक साफ हों, पाकिस्तान वाले नहीं बट पाक साफ हों, जो किसी भी ऑफेंस में कन्विक्टेड नहीं थे। दूसरा लिखवाओ, दे आर नॉट बीन गिल्टी, वो कभी भी गिल्टी नहीं रहे, ऑफ एनी फ्रॉड, ऑफ एनी मिसफियंस और ऑफ एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी। तीन वर्ड वापस से, फ्रॉड, मिसफियंस और एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी टू एनी कंपनी अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस लॉ इन लास्ट 5 years। पिछले 5 सालों में इनको एक बार भी कभी भी गिल्टी घोषित नहीं किया। नॉट फाउंड टू बी गिल्टी इन रिलेशन टू फ्रॉड, मिसफियंस, ब्रीच ऑफ ड्यूटी इन रिलेशन टू एनी कंपनी और एनी अदर कंपनी in relation to any company under this act or any other previous law during the last 5 years में ये कभी भी गिल्टी प्रूफ नहीं हुए। और तीसरा, that all the document, जो भी डॉक्यूमेंट फाइल किए इन्होंने, contain information that is correct, सबसे इंपॉर्टेंट, कंप्लीट एंड ट्रू, सीसीटी बोलते हैं अपन, करेक्ट, कंप्लीट एंड ट्रू। जो भी इंफॉर्मेशन इन्होंने डॉक्यूमेंट्स में फाइल की है वो सारी करेक्ट, कंप्लीट एंड ट्रू है, टू द बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज एंड बिलीफ, उसके विश्वास के अनुसार, उसकी जानकारी के अनुसार उसने जो भी लिखा है वो सब सही है, वो सब करेक्ट है, वो सब कंप्लीट है, वो सब सत्य है, ट्रू है। ध्यान रखिएगा, ये 3 बातें उनसे डिक्लेरेशन में लो। क्लियर? ऊपर क्या ले रहे थे सर? ऊपर डिक्लेरेशन में बस इतनी सी बात ले रहे थे कि सीए हो, सीडब्ल्यूए हो, सीएस हो या एडवोकेट हो और ऐसे लोग जो कि मैनेजर, डायरेक्टर, सेक्रेटरी हैं, जिनका नाम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है, वो डिक्लेयर कर रहे थे कि उन्होंने कंप्लायंस चेक कर लिए हैं, कंपनीज एक्ट का कोई भी रिक्वायरमेंट्स अधूरा नहीं है। ये ऊपर का डिक्लेरेशन था। नीचे वाला डिक्लेरेशन इनकी ईमानदारी का सबूत है। नेक्स्ट, और क्या बताना है सर? द एड्रेस फॉर द करस्पॉन्डेंट स्टिल इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस इज एस्टेब्लिश्ड। ये भी तो बताओ। अभी आरओसी में आप जानकारी दे रहे हो, कंपनी बनी कहाँ है? अभी तो रजिस्टर्ड ऑफिस आपका एस्टेब्लिश होगा, ओपन होगा। इस बीच ये तो बताओ कि बीच में कुछ कम्युनिकेशन करना हो तो हम लेटरबाजी कहाँ करेंगे? कहाँ पर? ये पत्राचार, ये लेटर आपको डालेंगे। ये बात बता दो। इसके अलावा और क्या बताएं सर? द पर्टिकुलर्स, जिसमें खास बात क्या आएगा? नेम्स इंक्लूडिंग सरनेम्स। और क्या बताएं सर? सबसे पहला द पर्टिकुलर्स, जिसमें आ गया नाम, जिसमें आ गया आपका सरनेम, जिसमें आ गया आपका फैमिली नेम, जिसमें आ गया रेसिडेंशियल एड्रेस, जिसमें आ गया नेशनैलिटी। नाम, सरनेम ये 2 आना ही था, पता आना ही था, रेसिडेंशियल एड्रेस बोलेंगे, नेशनैलिटी आनी ही थी, फैमिली नेम्स वो सब भी आ गए ऑफ एवरी सब्सक्राइबर। किसका? टू द मेमोरेंडम अलॉन्ग विथ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। एंड इन द केस ऑफ सब्सक्राइबर बीइंग अ बॉडी कॉर्पोरेट, अगर कोई कंपनी है तो सच पर्टिकुलर एज में भी प्रिस्क्राइब। देखेंगे जो गवर्नमेंट बोलेगी वो भी डॉक्यूमेंट हम फाइल करेंगे। तो ये सबूत होगा आपके जिंदा होने का, ये सबूत होगा कि आप मिस्टर राम ही हो। आपका नाम, पता, एड्रेस, नेशनैलिटी, सिटीजनशिप सब चेक कर लेंगे वो इसके थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट, द पर्टिकुलर्स, जिसमें आ गया नाम, आ गया फैमिली नेम, आ गया आपका सरनेम, आ गया आपका रेसिडेंशियल एड्रेस, आ गई आपकी नेशनैलिटी। किन लोगों की सर? नई चीज क्या? देखो नई चीज है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर इंपॉर्टेंट है सर। क्या है ये? किन लोगों का है ये? ऑफ द पर्संस, जिनका नाम का लिखा इन द आर्टिकल्स एज सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम। इन सब के भी ये सारी डिटेल्स जानी चाहिए सर। ऊपर किस किस की थी? ऊपर थी ऑफ एवरी सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, एक तो ये हो गए। दूसरा था ऑफ द पर्सन मेंशन्ड इन द आर्टिकल्स एज द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम
along with proof of identity, ये भी आपको पुटअप करना है। साथ ही साथ जो लोग आपके यहाँ फर्स्ट डायरेक्टर्स बनने वाले हैं, उन फर्स्ट डायरेक्टर्स वाले लोगों का, मान लो ऐसे 5 लोग हैं, अपन उनमें से कोई 2 का नाम लेते हैं, जैसे मिस्टर राम, मिस्टर श्याम, वो जो फर्स्ट डायरेक्टर्स बन रहे हैं, उनसे पूछो भैया उनका और दूसरी जगह कहाँ कहाँ पर इंटरेस्ट है। मतलब सर मिस्टर राम जो कि इस कंपनी में फर्स्ट डायरेक्टर बनने वाले हैं, उनकी ऑलरेडी 4 फर्म्स हैं, वो 5 फर्म 4 फर्म से पार्टनर्स हैं, उनकी ऑलरेडी 2 छोटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसमें वो डायरेक्टर हैं, ये सब उनसे पूछो। द पर्टिकुलर्स ऑफ द इंटरेस्ट, उनका कहाँ कहाँ हित है, कहाँ कहाँ इंटरेस्ट है, एज ऑफ द पर्सन, इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन मेंशन्ड एज फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इन, कहाँ पर इंटरेस्ट भैया, इन अदर फर्म्स और बॉडी कॉर्पोरेट, along with their consent, उनकी सहमति चाहिए, that they are ready to act as डायरेक्टर इन द कंपनी इन सच फॉर्म एंड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। हमको डायरेक्टर्स की कंसेंट चाहिए, उनके इंटरेस्ट चाहिए कि वो और कहाँ कहाँ किन किन फॉर्म्स किन किन बॉडी कॉर्पोरेट में इंटरेस्टेड हैं, ये भी उनसे लिखवाओ। तो भैया क्या क्या डॉक्यूमेंट गए वापस से देखो। यू हैव टू फाइल द डॉक्यूमेंट्स विद द रजिस्टर ऑफ कंपनीज, यू हैव टू फाइल, सबमिट मत लिखना, फाइल्ड विद द रजिस्टर ऑफ द कंपनीज विद इन हुज जुरिस्डिक्शन द रजिस्टर्ड ऑफिस इज प्रपोज्ड टू बी सिचुएटेड। ये ध्यान रखना क्या क्या डॉक्यूमेंट है सर। सबसे पहला MOA AOA ड्यूली साइंड बाय ऑल द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम। दूसरा अ डिक्लेरेशन बाय द पर्सन हु इज एंगेज इन द फॉर्मेशन, कंपनी बनवा रहा है भैया कोई और कंपनी बनाने वाला 4 लोग, एडवोकेट CA CS या CWA, और साथ ही साथ by a person who is named in the article as director, manager or secretary, ये लोग डिक्लेयर करें that all the requirements of the act have been complied with along with the rules thereunder and matters precedent और incidental thereto, ये सब have been complied with word से end करेंगे। तीसरा declaration of each of the subscriber to the memorandum and the person named as first directors, उनसे 3 चीज लिखवाओ। पहला they are not, उनसे 3 चीज लिखवाओ। पहला they are not, उनसे 3 चीज लिखवाओ। सबसे पहला दे आर नॉट कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफ द ऑफेंस इन कनेक्शन विद, बोलो पहला प्रमोशन, दूसरा सर फॉर्मेशन, तीसरा मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट दे आर नॉट गिल्टी, दे आर नॉट फाउंड गिल्टी ऑफ एनी, पहला फ्रॉड, दूसरा मिसफेंस, तीसरा ब्रीच ऑफ ड्यूटी। कब सर, कौन से सर, कहां पर सर? ये जो फ्रॉड था ना, ये जो मिसफेंस था ना, ये जो गिल्टी था ना ब्रीच ऑफ ड्यूटी का, ये कहां नहीं होना चाहिए, ड्यूरिंग द लास्ट 5 years नहीं होना चाहिए। किसमें? टू एनी कंपनी अंडर द एक्ट और एनी अदर प्रीवियस लॉ, पिछले 5 सालों में कभी भी गिल्टी नहीं पाए गए। तीसरा दैट ऑल द डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनीज कंटेन द इंफॉर्मेशन दैट इज करेक्ट, कंप्लीट एंड ट्रू, जो उनके नॉलेज और बिलीफ के अनुसार है वो सब उन्होंने बता दिया है पहले से। नेक्स्ट एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंट टिल इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस इज एस्टेब्लिश्ड। फिर पर्टिकुलर्स जिसमें नाम आ गया ऑफ एवरी सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, जिसकी सारी डिटेल है अलॉन्ग विद प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, अलॉन्ग विद, अगर बॉडी कॉर्पोरेट है तो एज में भी प्रिस्क्राइब वर्ड यूज करिएगा। नेक्स्ट पर्टिकुलर्स जिसमें आ गया आपका डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, पर्टिकुलर्स ऑफ द पर्सन मेंशन इन द आर्टिकल्स एज द मेमोरेंडम टू द सब्सक्राइबर। और खास बात आखिरी है द इंटरेस्ट, इन सब का कहां कहां इंटरेस्ट है, जो पर्सन फर्स्ट डायरेक्टर के रूप में मेंशन्ड है, द पर्सन हु आर मेंशन्ड एज फर्स्ट डायरेक्टर, उनका चाहिए हमको इंटरेस्ट इन अदर फर्म्स इन अदर बॉडी कॉर्पोरेट। और जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके फाइल हो जाएंगे तो रजिस्ट्रार खुशी खुशी शाल इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज शाल इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। और ध्यान रखना आपको मिलेगा एक आपका कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, CIN बोलते हैं इसको, DIN होता है डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये है CIN कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन या आइडेंटिटी नंबर, विच शाल बी a distinct identity for the company and which shall also be included in the certificate of registration। तो भैया ये तो हो गए डॉक्यूमेंट, एक बार शॉर्ट में रिपीट कर लो यार। सबसे पहला सर MOA साइंड बाय ऑल दी सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम, सर दूसरा डिक्लेरेशन जो कंपनी फॉर्म करा रहे हैं, एंड हु आर द पर्सन नेम्ड इन द आर्टिकल, डायरेक्टर मैनेजर सेक्रेटरी, उनसे लिखवाओ दैट ऑल द रिक्वायरमेंट्स एंड द रूल्स एंड द मैटर प्रेसिडेंट और इंसिडेंटल, वापस से सर ऑल द एक्ट, सर वापस से ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एक्ट and the rules thereunder and the matter precedent or incidental there to have complied with। तीसरा सर declaration from each of the subscriber and the person who are named as first director, ये 3 बातें उनसे लिखवा लो, stating that, क्या लिखा होगा इनके डिक्लेरेशन में, ये 3 बातें, ऑफेंस नहीं किया उन्होंने, गिल्टी फाउंड नहीं हुए, और सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट करेक्ट और ट्रू है। नेक्स्ट इसके अलावा एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंट, जब तक कि आपका रजिस्टर्ड ऑफिस एस्टेब्लिश ना हो जाए, पर्टिकुलर्स ऑफ एवरी सब्सक्राइबर जो भी है टू द मेमोरेंडम अलॉन्ग विद प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी आप सबमिट करवाओ। नेक्स्ट है द पर्टिकुलर्स इंक्लूडिंग DIN ऑफ द पर्सन मेंशन्ड इन द आर्टिकल एज द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, ये 2 अलग अलग वर्ड ध्यान रखिएगा। और आखिरी जो लोग mentioned as first director हैं उन सबसे बोलो the particulars of the interest in other firms and bodies should be disclosed along with their consent to act as the फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो ये था बॉस हमारा इनकॉर्पोरेशन का प्रोसीजर। अब आपके चेहरे पे मुस्कान है क्योंकि कंपनी बनाना आपको आ गया है, क्या क्या आपको करना है आपको समझ में आ गया है।
ये था इनकॉर्पोरेशन प्रोसीजर। अगर ये आए तो आप इतना लिखें, एक आध पॉइंट कम करना हो तो हम इस वाले पॉइंट को रोकने की कोशिश करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला पॉइंट आप रोक देना, पर्टिकुलर जिसमें DIN वगैरह था, बाकी लिखने की कोशिश करना। आंसर 6 मार्क्स तक जा सकता है। अगला क्वेश्चन सिर्फ आपके नॉलेज और आपको वो जो हमने पढ़ा था ना सेपरेट लीगल एंटिटी, उसका इफेक्ट समझाने के लिए है कि अगर कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है, ROC रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू कर देता है और आपको मिल जाता है अपना एक CIN, तो उसका इफेक्ट क्या होगा। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी। देखिए साहब, सेक्शन 9 बोलता है कंपनीज एक्ट का कि क्या इफेक्ट आएगा, विच प्रोवाइड्स दैट, सेक्शन 9 प्रोवाइड्स दैट फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कौन सी डेट सर? जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में लिखी है उस डेट से। द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, जो आज तक सब्सक्राइबर चिल्लाते थे, दे विल बिकम। सेक्शन 9 हमको इस बात का इफेक्ट बताता है कि अगर कंपनी रजिस्टर्ड हो गई तो क्या होगा। सबसे पहला सेक्शन 9 बोलता है फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जो कहां लिखी है सर, मेंशन इन द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। उस डेट से, जब से आपको इनकॉर्पोरेशन किया गया, द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम शैल, ये तो हो गया, एंड ऑल अदर मेंबर्स हु, तो मालिक आपको आ गई अब कंपनी इनकॉर्पोरेट करना। तो अगला क्वेश्चन आता है सर, अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई और रजिस्टर्ड हो गई तो सर उसका असर, उसके इफेक्ट क्या होंगे। क्या अब हम कंपनी को बॉडी कॉर्पोरेट बोल सकते हैं? क्या कंपनी को हम सेपरेट मान पाएंगे? यस, यहां से आता है सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट वापस से काम। हमको ये समझना है कि रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद उस कंपनी पे क्या असर होगा। तो सेक्शन 9 इस बात को क्लैरिटी देता है कि जिस दिन से कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, जो कहां लिखा है, वो लिखा है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में, द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन विच इज मेंशन्ड इन द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये जब से दिया गया। द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम एंड एनी अदर पर्सन, जो टाइम पर अलग अलग समय पर उसके मेंबर्स बनते रहेंगे कंपनी के, ये दोनों, दे ऑल शैल बी अ बॉडी कॉर्पोरेट। तो दो लोग वो, सबसे पहला सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम एंड एनी अदर पर्सन हु विल बिकम मेंबर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, वो क्या कहलाएंगे? दे ऑल shall be a body corporate by the name mentioned in the memorandum। जिस नाम से उनका रजिस्ट्रेशन है उस नाम से बॉडी कॉर्पोरेट कहलाएंगे। और सर जैसे ये कंपनी रजिस्टर्ड हो जाएगी, इट शैल बी केपेबल ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑल द फंक्शंस ऑफ एन इनकॉर्पोरेटेड बॉडी, ये ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ ये होल्ड करेगी परपेचुअल सक्सेशन, ये होल्ड करेगी असेट्स को एक्वायर करने का राइट, ये होल्ड करेगी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, टेंजिबल इंटेंजिबल प्रॉपर्टी, टू सू एंड कैन बी सूड, ये सारे फीचर जो आप, नहीं ये आखिरी पैराग्राफ वापस बोल रहा हूं। और जैसे ये एक बार रजिस्टर्ड हो जाएगी, इट शैल बी कैपेबल ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑल द फंक्शंस ऑफ एन इनकॉर्पोरेटेड कंपनी अंडर दिस एक्ट। और सर इनको क्या क्या पावर मिलेगा? सर ये परपेचुअल सक्सेशन में आ जाएंगे। सबसे पहले तो इनके पास पावर टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज, एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, टेंजिबल प्रॉपर्टी, इंटेंजिबल प्रॉपर्टी, कैन स्यू, कैन बी स्यूड इन इट्स ऑन नेम। ये सारे पावर जो आपने फीचर्स के रूप में पढ़े थे वो सब आ जाएंगे। सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट अप्लाई हो जाएगा। आर्टिफिशियल लीगल एंटिटी क्रिएट हो चुकी है, परपेचुअल सक्सेशन आ चुका है। और कुछ केसेस के नाम, सबसे पहला स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस CTO कमर्शियल टैक्स ऑफिसर, एक नाम ये याद रख लेना। एक नाम हरिनागर शुगर मिल्स लिमिटेड वर्सेस SS झुंझुनवाला, हरिनागर शुगर मिल्स लिमिटेड वर्सेस SS झुंझुनवाला, ये दो केस आप इसके इफेक्ट में डाल सकते हो। इन दो केसेस ने बताया था ये सारे फीचर्स अब कंपनी को एक्वायर हो जाते हैं जैसे ही उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। दिस वॉज वन ऑफ द इजीएस्ट सेक्शन। एक और खास बात, अब सर मेमोरेंडम आर्टिकल का क्या होगा जो हमने साइन करके वहां ROC को भेजे थे? अगर कंपनी रजिस्टर्ड हो गई है, सेक्शन 10 में ये बोला गया, अगर कंपनी रजिस्टर्ड हो गई तो सर MOA AOA का क्या होगा? अरे भाई MOA AOA का लिए बोला गया सेक्शन नंबर 10 में। सेक्शन 10 बोलता है कि जब भी MOA AOA जब रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो क्या होगा? इट शैल बाइंड द कंपनी एंड द मेंबर्स, कंपनी भी और मेंबर्स को भी, टू द सेम एक्सटेंट, ऐसा मानते हुए हम कंपनी को और सारे मेंबर्स को बाइंड करेंगे एज इफ दे रेस्पेक्टिवली हैड साइंड द डॉक्यूमेंट। ये माना जाए जैसे उन्होंने खुद ने उस एग्रीमेंट को, उस MOA को, इस OA को साइन किया। तो ध्यान रखना, दे शैल बाइंड द कंपनी एंड द मेंबर्स बोथ टू द एक्सटेंट एज इफ जो उसमें लिखा उससे वो बाइंड होंगे, एज इफ दे रेस्पेक्टिवली हैड बीन साइंड बाय द कंपनी एंड द मेंबर्स। और खास बात, ये एक एग्रीमेंट होगा टू ऑब्जर्व ऑल दी प्रोविजन। आपने साइन कर दिया ना बॉस, इसका मतलब आपने ये बात मान ली कि जो AOA और जो MOA में लिखा है हम उन सारी गाइडलाइन से बाइंड है, हम उन सारे प्रोविजंस को ऑब्जर्व करने के लिए रेडी हैं। दिस इज एन एग्रीमेंट टू ऑब्जर्व ऑल दी प्रोविजंस ऑफ MOA एंड AOA। और साथ ही साथ अगर मेंबर को कोई पैसा देना बाकी है कंपनी को, ऑल मनीज विच आर ड्यू फ्रॉम विच आर पेएबल बाय एनी मेंबर टू द कंपनी, मेंबर को देना है किसको? कंपनी को। कंपनी का राइट है पैसा लेना, तो माना क्या जाएगा? इट शैल बी अ डेब्ट ड्यू फ्रॉम द मेंबर टू द कंपनी। माना ये जाएगा जैसे मेंबर जो एक डेटर की तरह हो गया है
कंपनी को उससे पैसा वसूल करना है। दिस इज आवर सेक्शन 10। तो इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम आर्टिकल सर, वो बाइंड हो जाएंगे कंपनी पर एज इफ दे हैव साइंड, एज इफ वो एग्रीमेंट हो चुका है कि दे विल कंप्लाई विद ऑल द प्रोविजंस, देयर इज एन एग्रीमेंट टू कंप्लाई विद ऑल द प्रोविजंस ऑफ द एमओए। और ये भी माना जाएगा कि अगर एनी अमाउंट पेबल बाय अ मेंबर है देन ही इज अ डेटर टू द कंपनी या डेब्ट ड्यू टू द कंपनी की तरह उसको बिहेव किया जाए। ये बहुत ईजी सेक्शन है, आराम से रीड कीजिएगा। इफेक्ट ऐसे ही मैंने बता दिया, कभी कुछ समझाने को आ जाए तो लिख सकते हैं। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ कैपिटल सर, सबसे पहला नॉमिनल, आपको मालूम है। दूसरा सर इशूड, पहले नॉमिनल या अथोराइज्ड होती है, फिर इशू होती है, इशू में से सब्सक्रिप्शन होता है, सब्सक्रिप्शन में से कॉल्ड अप होता है, कॉल्ड अप में से पेड अप होता है। सेक्शन 28 ऑफ द कंपनीज एक्ट क्या बोलता है, कौन सी अथोराइज कैपिटल और कौन सी नॉमिनल कैपिटल। वो कैपिटल, सच कैपिटल एज इज अथोराइज्ड बाय मेमोरेंडम ऑफ अ कंपनी, वो मैक्सिमम अमाउंट जो कंपनी के मेमोरेंडम में लिखा है कि एक कंपनी इतना पैसा पब्लिक से कॉल कर सकती है, दैट इज कॉल्ड अथोराइज्ड और नॉमिनल कैपिटल। वापस से सर, सच कैपिटल एज इज अथोराइज्ड बाय, मेन वर्ड क्या है मेरा, एज इज अथोराइज्ड बाय मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी टू बी द मैक्सिमम अमाउंट, टू बी द मैक्सिमम अमाउंट विच कैन बी कॉल्ड अप बाय द कंपनी। ये इन्होंने नहीं लिखा, हम लिख सकते हैं, पर ये सेक्शन है, चेंज मत करना, अपनी अक्ल नहीं लगाने का, जितना इन्होंने बोला उतना लिख दो, अपन जानते हैं, पर ये वो मैक्सिमम अमाउंट है जो कंपनी कॉल कर सकती है पब्लिक से, इससे ज्यादा नहीं। तो आप लिखेंगे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, इतनी सी लाइन लिखेंगे। नेक्स्ट, इशूड कैपिटल सर, सेक्शन 250, 50, अर्धशतक, हाफ सेंचुरी क्या बोलती है, 250 ऑफ द कंपनीज एक्ट डिफाइन करता है इशूड कैपिटल मींस सच कैपिटल एज द कंपनी इशूज from time to time, किस लिए भैया, for subscription, it is that part of authorized capital which is offered by the company for subscription, किसको भैया, पब्लिक को, and includes the share allotted for consideration other than cash। और ध्यान रखना, इशूड शेयर कैपिटल में वो कैपिटल भी आएगी जिसमें कंसिडरेशन अदर देन कैश है, जैसे कि मैं जब शेयर इशू करता हूँ नॉर्मली कैश आता है, कभी कभी पर मैं अपने एम्प्लॉयज को शेयर इशू करता हूँ, बदले में कोई असेट आ सकती है अदर देन कैश, ये ध्यान रखिएगा। सब्सक्राइब क्या होगी सर फिर, 286 कंपनीज एक्ट का बोलता है सब्सक्राइब कैपिटल एज सच पार्ट ऑफ द कैपिटल विच इज फॉर द टाइम बीइंग सब्सक्राइब्ड, इशूड कैपिटल का वो हिस्सा जो मेंबर्स ऑफ द कंपनी ने सब्सक्राइब किया, तो लैंग्वेज क्या होगी, सच पार्ट ऑफ द कैपिटल विच इज फॉर द टाइम बीइंग, ये वर्ड चाहिए मुझे, सब्सक्राइब बाय द मेंबर्स ऑफ अ कंपनी। इशूड कैपिटल का सेक्शन था 250, सब्सक्राइब का 286, नॉमिनल का था 28, 8वां 50वां और 86, ऐसे याद रखेंगे, 8th 50 और 86। चलिए साहब, अगला कॉल्ड अप कैपिटल 15वां नंबर क्या बोलता है, एज सच पार्ट ऑफ द कैपिटल विच हैज बीन कॉल्ड फॉर पेमेंट। इशूड हो गया, सब्सक्राइब्ड हो गया, सब्सक्राइब का वो हिस्सा जो कि हम पब्लिक से कॉल करवा रहे हैं, इट इज द टोटल अमाउंट कॉल्ड अप ऑन द शेयर इशूड, दिस इज कॉल्ड अप कैपिटल सेक्शन 215। आखिरी पेड अप कैपिटल सर, कॉल्ड अप में से जितना अमाउंट रिसीव हो गया, टोटल अमाउंट पेड और क्रेडिटेड इज पेड अप ऑन शेयर। वापस से सर, जितना अमाउंट पब्लिक से आ गया, टोटल कैपिटल पेड और क्रेडिटेड एज पेड अप ऑन शेयर्स, बस ये लिखना है आपको। और कॉल्स इन एरियर लेस होते हैं, ये बात आपको पहले से ही मालूम है। तो 5 तरह की कैपिटल सर, पहला नॉमिनल जिसका सेक्शन था 288 था, फिर था इशू 250, फिर था हमारा सब्सक्राइब 286, इसके बाद था हमारा कॉल्ड अप 215 और आखिरी था पेड। नेक्स्ट और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सर हम शुरू से पढ़ रहे हैं, तो मेमोरेंडम पे साइन करो, सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम ड्यूली साइन करेंगे, आरओसी को इन्फॉर्मेशन देंगे। मेमोरेंडम कहीं ना कहीं कंपनी और मेंबर्स के एग्रीमेंट की बात हो जाती है। मेमोरेंडम अगर एक बार रजिस्टर्ड हो जाए तो माना जाता है जैसे कंपनी और मेंबर्स ने उसको बकायदा साइन किया हो, एज इफ इट वाज एन एग्रीमेंट टू कंप्लाई विद ऑल द प्रोविजंस ऑफ द मेमोरेंडम। ये आपने इफेक्ट में सेक्शन 10 में मुझसे पढ़ा। अब बात आती है सर एमओए होता क्या है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, इट इज द charter of the company, it is the whole basis of the company on which the whole structure of the company will be erected, will be created। तो सर अपने को क्या क्या लिखना है, मालिक अपने को वही लिखना है जो अपने मॉड्यूल में दिया है, अपने को ज़्यादा अक्कल नहीं लगानी है, लाइन तो बहुत सारी है, पर अपने को वही गाना लिखना है जो आईसीआई को सुनना पसंद है। गाने की पहली लाइन, एमओए ऑफ द कंपनी इज इन फैक्ट इट्स चार्टर, इट डिफाइंस इट्स कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्कोप ऑफ द कंपनीज पावर, ऐसा भी लिख सकते हो, विथ विच इट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड अंडर द एक्ट। इट इज द वेरी फाउंडेशन, ये वो आधार है ऑन विच द होल एडिफिस, होल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी विल बी बिल्ड या इज बिल्ड। तो 3-4 वर्ड बोलो भैया, इट इज इन फैक्ट इज चार्टर, इट डिफाइंस इट्स कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्कोप, स्कोप किसका, पावर्स का, with which it has established, और दूसरा बोलना पड़ेगा it is the very foundation on which the whole edifice of the company is built। सर ऑब्जेक्ट्स ऑफ रजिस्टरिंग अ मेमोरेंडम क्या होगा, क्यों मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जैसे डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड करवाया जाता है, आरओसी के साथ हम फाइल करते हैं। चलिए भैया, सबसे पहला ये वो डॉक्यूमेंट है जो हमारा ऑब्जेक्ट बताता है जिसके लिए इस कंपनी को फॉर्म किया गया था, द ऑब्जेक्ट फॉर विच द कंपनी इज फॉर्म्ड।
और साथ ही साथ आपका आइडेंटिफाई करता है द पॉसिबल स्कोप। भैया जब एमओए में आपने रजिस्ट्रेशन करवाया या आपके ऑब्जेक्ट को बताता है तो साथ ही साथ ये भी तो बता देता है कि आपके पास क्या करने का पावर है और क्या करने का पावर नहीं है। यह भी आइडेंटिफाई इसी डॉक्यूमेंट से हो जाता है। आइडेंटिफाइज द पॉसिबल स्कोप ऑफ इट्स ऑपरेशन बियॉन्ड विच आपके एक्शन नहीं जाने चाहिए, बियॉन्ड विच द एक्शंस कैन नॉट गो, ध्यान रखना। और साथ ही साथ ये तो था कंपनी की बात, साथ ही साथ वापस बोल रहा हूं आखिरी लाइन, ये तो थी कंपनी की बात कि कंपनी को हेल्प करता है उसके पॉसिबल स्कोप बताने में, उसके ऑब्जेक्ट बताने में, जिसको उसको बियॉन्ड नहीं जाना है। लेकिन बाहर वाली पार्टी को क्या हेल्प साहब? बाहर वाली पार्टी जैसे कि शेयर होल्डर, जैसे कि क्रेडिटर एंड ऑल दोस पर्सन हु आर डीलिंग विद द कंपनी, उनको भी पता लग जाता है कि आपके पावर्स क्या हैं। बाहर की जो पार्टीज हैं जैसे कि शेयर होल्डर, क्रेडिटर एंड ऑल दी पर्सन, दे ऑल नो what are your powers, what its power are, ये पहला वर्ड, and what activities it can engaged be in। ये दो बातें भी आपको मालूम पड़ती है। तो दो इंपॉर्टेंट वर्ड, पावर्स, एक्टिविटीज, एंगेज इन। और क्या एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, सबके लिए ओपन है साहब। सेक्शन 399 बोलता है इट इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, जिसको देखना आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, छोटी सी फीस पे करे, एप्लीकेशन दे, फीस पे करे और ले जाए। आप किसी भी कंपनी का एमओए फीस पे करके चेक कर सकते हो, पढ़ सकते हो, पब्लिक डॉक्यूमेंट है, सबको दिखेगा साहब। जनता की डिमांड पे ये जनता को दिखाया जाएगा। कॉन्सिक्वेंटली एवरी पर्सन एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, जब भी कोई व्यक्ति कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना, जब ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है तो मैं क्या मानूंगा, उसने मेरे बारे में सब पढ़ लिया है, बिल्कुल। प्रिज्यूम्ड टू हैव द नॉलेज ऑफ द कंडीशंस, जो उसके अंदर लिखी हुई है। भैया जो भी बाहर का व्यक्ति मेरे से हाथ मिलाएगा ना, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना, मेरे साथ एक्टिविटी में एंगेज होगा ना, उसको बोलूंगा मेरा एमओए पब्लिक डॉक्यूमेंट है, तेरी इच्छा हो तो पढ़ लेना। और मैं बोलूं या नहीं बोलूं, माना तो यही जाएगा, प्रिजम्पशन यही होगा कि उसने पढ़ लिया है। साथ ही साथ शेयर होल्डर्स को मालूम पड़ जाता है कि हमने जो पैसा कॉल्ड अप मनी के रूप में, पेड अप शेयर कैपिटल के रूप में दिया है, उसका क्या पर्पस है, कहां यूज होगा, कंपनी उस पैसे का क्या करने वाली है और कितनी रिस्क वो अपने इन्वेस्टमेंट पे ले रहा है। तो तीन इंपॉर्टेंट वर्ड, मस्ट नो द पर्पसेस फॉर विच हिज मनी कैन बी यूज्ड, और साथ ही साथ व्हाट रिस्क ही इज टेकिंग। तो शेयर होल्डर को पता लग जाएगा कि उसके पैसे का कहां यूज हो रहा है। इसके बाद खास बात, मेमोरेंडम प्रिंटेड होना चाहिए कि हैंड रिटन। सर प्रिंटेड कर दो, पैराग्राफ्स में डिवाइड होगा कि पूरी भयंकर कहानी 30-40 पन्ने की नहीं सर, उसको पैराग्राफ्स में लो। साइन कौन करेगा सर? 7 लोग, अगर पब्लिक कंपनी है तो 2, अगर प्राइवेट है तो 1, अगर ओपीसी है तो। ये लोग जब साइन करेंगे तो ये होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 1 विटनेस, जो ये प्रूव करेगा कि हाँ उन्हीं लोगों ने साइन किया जिनके वो साइन है, जिनका वहां नाम है। साथ ही साथ आपको क्या क्या करना है, देखो पर्टिकुलर्स आपको सबमिट करने की, कौन कौन लोग थे जिन्होंने साइन किया, उनका नाम, पता, उनका डिस्क्रिप्शन, उनका ऑक्यूपेशन, एलॉन्ग विथ विटनेसेस। भाई ये प्रूव तो हो कि जो विटनेस है उसकी आंखों के सामने उन 7 लोगों ने साइन किया, वो 7 लोग उस समय जिंदा थे, आइडेंटिफाइबल थे, उनकी वही आइडेंटिटी थी जो वहां पर लिखी हुई है। और साहब क्या, सेक्शन 4 बोलता है कि मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी आपको टेबल ABCD जो शेड्यूल 1 में दिया है उसके मॉडल फॉर्मेट के अनुसार, उसके आसपास, उसके जैसा ही अपना एमओए बनाना है। तो सेक्शन 4 एक तरह से आपको एक मॉडल एमओए दे देता है अलग अलग कंपनीज के लिए, टेबल A, टेबल B, टेबल C, टेबल D और टेबल E। यहां से अगर वो अलग से क्वेश्चन पूछ लें कि व्हाट इज द मॉडल स्ट्रक्चर, व्हाट इज द मॉडल फॉर्मेट ऑफ एमओए, तो यहां से आपका आंसर शुरू होता है। मैंने उसको शॉर्ट नोट के साथ मर्ज किया है, ध्यान से सुनिएगा। सेक्शन 4 बोलता है 5 तरह के टेबल है। टेबल ए जो यूज होगा वो किसके लिए होगा? टेबल एक ऐसी कंपनी यूज करेगी जो लिमिटेड बाय शेयर्स है। सर टेबल बी में जो मेमोरेंडम दिया वो दिया कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी के लिए और जिसके पास शेयर कैपिटल नहीं है, ध्यान रखिएगा। टेबल सी ये एक ऐसी कंपनी के लिए मॉडल फॉर्मेट दिया है जिसका क्या है सर, जो है गारंटी कंपनी और जिसके पास शेयर कैपिटल है, जिसके पास नहीं थी टेबल बी। टेबल डी ये उनके लिए जो अनलिमिटेड कंपनी फॉर्म कर रहे हैं और आखिरी टेबल ई ये उनके लिए कि अनलिमिटेड कंपनी भी है और जिसकी शेयर कैपिटल भी है। तो डी किसके लिए सर? जिसकी शेयर कैपिटल नहीं है। तो ABCD दीज आर दी मॉडल फॉर्मेट्स। कोशिश करो आपका एमओए इसी के आसपास, इसी के जैसा बने। दिस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट शॉर्ट नोट। बहुत जबरदस्त आंसर है ये और एग्जाम में चांसेस बहुत ज्यादा हैं, थोड़ा सा याद करके जाना पड़ेगा तो हम इसमें से कुछ लिख पाएंगे। मेन वर्ड्स, इट्स चार्टर, कॉन्स्टिट्यूशन, स्कोप ऑफ द पावर्स, फाउंडेशन, एडिफिस इज बिल्ट, ये मेन वर्ड्स हो गए। ऑब्जेक्ट क्या है साहब? ऑब्जेक्ट पहला है फॉर विच द कंपनी इज फॉर्म, आइडेंटिफाई द पॉसिबल स्कोप बियॉन्ड विच द एक्शन कैन नॉट गो। इसके बाद सर शेयर होल्डर, क्रिएटर, अदर पर्सन जो ज्वाइन करते हैं कंपनी को, जो कंपनी से डील करते हैं, दे ऑल नो about the powers and the activity it can engage। इसके बाद खास बात सर, ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है सेक्शन 399 के अनुसार और जो भी व्यक्ति एंटर करता है कॉन्ट्रैक्ट में माना जाता है, इट इज प्रिज्यूम दैट ही हैव द नॉलेज ऑफ द कंडीशंस कंटेंट देयरिन। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। साथ ही साथ शेयर होल्डर नो
उसका पैसा किस पर्पस के लिए, कहाँ पे यूज हो रहा है और क्या रिस्क है, पैराग्राफ्स में होना चाहिए, प्रिंटेड होना चाहिए, साइन होना चाहिए, 7, 2 और 1 के द्वारा एक विटनेस इसको अटेस्ट करेगा, एक विटनेस वहां जरूर रहेगा और इन सब लोगों की पर्टिकुलर्स सबमिट होगी, इन सबको भी ये डिटेल देनी पड़ेगी। नेक्स्ट सेक्शन 4 बोलता है एमओए टेबल ए बी सी डी ई, जिस तरह की आपकी कंपनी हो उस तरह का आप फॉर्मेट फॉलो कर सकते हो। टेबल ए कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, टेबल बी गारंटी विदाउट शेयर कैपिटल, टेबल सी गारंटी विद शेयर कैपिटल, टेबल डी अनलिमिटेड कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल, टेबल ई अनलिमिटेड कंपनी विथ शेयर कैपिटल। ये 5 तरह के टेबल आपने पढ़े। ये था एक कंप्लीट शॉर्ट नोट। तो आई होप आपको ये 100% याद हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखिएगा और पढ़ते रहिएगा। बहुत कम दिन एग्जाम को बचे हैं। इसी जोश इसी एनर्जी के साथ हम फिर मिलेंगे। राधे राधे।